हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है ईएसआई एम्प्लॉयर लॉगिन में हम एक जो एम्प्लॉय होता है, लेबर होता है, वर्कर होता है या कंपनी का एम्प्लॉय होता है, उसको ईएसआई में किस तरीके से हम जो है रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर करने के ईपीएफओ की तरह इसमें भी दो ऑप्शन होते हैं। एक तो इंडिविजुअल आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 1 बाय 1 करके। एक दूसरा होता है कि भाई बल्क में आप एक्सेल की टेम्पलेट फाइल डाउनलोड करके उसका दूसरी फॉर्मेट में उसको टैक्स या दूसरी फाइल में बना के अपलोड करके आप उसका भी एक साथ कई बंदों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ईएसआई में। तो एक तो होता है कि भाई हम न्यू फ्रेश ईएसआई में किसी बंदे का जिसका पहले से कभी भी ईएसआई कटा है और जमा नहीं हुआ है, नहीं कटा है और जमा भी नहीं हुआ है, तो उसका फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है ईएसआई में। तो उसके लिए जो डिटेल लगती है वो उसकी पूरी डिटेल होती है। उसका आधार होता है, उसका पैन होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल मैंडेटरी है इसमें, और मोबाइल नंबर, और उसकी मंथली वेजेस वगैरह क्या रहती है, ये चीज़ें उसमें डिटेल, और उसकी पर्सनल डिटेल उसमें ऐड होती हैं। ठीक है, और एक दूसरा जो उसमें वो होता है इशू, ये दूसरा जो टॉपिक है इसका ही दूसरा होता है, दूसरा टाइप के भाई अगर किसी ने पहले से ही किसी कहीं से पर कहीं भी कंपनी में काम किया हुआ है और उस कंपनी ने ईएसआईसी बना रखा है, तो उसका ईएसआईसी अपनी कंपनी में हम किस तरीके से उसको रजिस्ट्रेशन करेंगे। मेरी सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी अगर किसी एम्प्लॉय का पहले से ईएसआईसी नंबर है तो ये आप हमेशा ध्यान रखें कि आप उसका नया ईएसआईसी ना बनाएं, क्योंकि इससे उसको आगे दिक्कत आएगी और कंपनी में भी आपको उसको ऐड करने में दिक्कत आएगी। तो कोशिश करें, अगर किसी का पहले से ईएसआईसी नंबर बना है तो आप उसका वही ईएसआईसी नंबर लेकर अपनी कंपनी में उसको दोबारा उसको ऐड करना है, आपको रजिस्टर के थ्रू ऐड करना है। ठीक है, इनरोल करना है उसको। तो वो कैसे करना है हमें, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसे जो है हम ईएसआई पोर्टल पर जो है हम एक एम्प्लॉय को जो है रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं, विद न्यू यूज़र के साथ भी और विदाउट, मतलब एक एग्जिटिंग जिसके पास ईएसआईसी नंबर है उसको कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसे जो है हम ईएसआई में एक एम्प्लॉय को रजिस्टर कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर के लॉगिन में। उसका ईएसआईसी नंबर कैसे बना सकते हैं, इंश्योरेंस नंबर, आइए चलिए देखते हैं। तो ईएसआईसी की साइट पे जाएंगे हम। पहले साइट जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इसमें सर्विस में जाएंगे हम। सर्विस में एम्प्लॉयर पे क्लिक करेंगे, एम्प्लॉयर पोर्टल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये दूसरी साइट पे ले जाएगा, ओके कर देंगे। अब ये ईएसआईसी की साइट खुलने में थोड़ा समय लेती है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ईएसआईसी की साइट पे आ रहे हैं। अब ये हमारी साइट खुल गई है। तो अपना यहाँ पे एम्प्लॉयर कोड डाल दोगे, जो आपका एम्प्लॉयर कोड है। यूज़र नेम है वो आप यहाँ पर डालेंगे। अपना यूज़र नेम पासवर्ड किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को बताने की ज़रूरत है, किसी के साथ शेयर भी नहीं करें। अपना पासवर्ड डाल देंगे, यूज़र नेम डाल देंगे और कैप्चा फिल करके लॉगिन करेंगे। इसको कट कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे। ये सारी डिटेल इसमें बताता है। अब इसके ध्यान दें, प्रिय नियोक्ता, इसको पढ़ लेना चाहिए आपको जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये हमेशा ध्यान रखना कि एम्प्लॉय जो है जिसका भी आप ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए। उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। प्लस जब से उसकी ज्वाइनिंग हुई है उसके 10 दिन के अंदर जो है उसका ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको आगे दिक्कत आएगी। उसका 1 महीने का ईएसआईसी नहीं जमा हो पाएगा। तो हर कोई भी बंदा जो भी रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है ईएसआईसी में, किसी भी एम्प्लॉय का, कोई भी एम्प्लॉयर का, जो क्लर्क या जो भी अकाउंटेंट या एचआर है, जो भी ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन करना चाहता है किसी भी एम्प्लॉय को, तो वो उसके काम करने के जो स्टार्टिंग डेट है, जो उसकी ज्वाइनिंग डेट है, उसके 10 दिनों के भीतर जो है उसका पंजीकृत करा ले। इसमें लिखा भी है नियुक्ति की तारीख से 10 दिन के अंदर ज्वाइनिंग करा ले। उसके बाद उसको कट कर देंगे। फिर इसमें है एनरोल एम्प्लॉय विद प्रीवियस अलॉटेड नंबर, उसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट
इंसर्ट पे क्लिक करेंगे हम इसमें, ठीक है। अब इंसर्ट में उसका इंश्योरेंस नंबर डाल दो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, और फिर सेव पे उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये डिटेलें जो है मैंडेटरी है, ये हमें डालनी होती हैं, ठीक है। तो ये डिटेल डाल के ही हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और फिर नीचे बल्क का भी, अगर किसी को ज़्यादा एम्प्लॉई एक साथ ऐड करने हैं तो एक्सेल डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेल टेम्पलेट, और उसमें सारी डिटेल डाल के आप उसको ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे उसका पुराना ESIC नंबर डाल देते हैं अपने एम्प्लॉई का, ठीक है। अब ये कह रहा है मोबाइल अकाउंट नंबर इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस इंसर्ट पर्सन, यू नॉट बी एबल टू प्रोसीड फर्दर। मतलब उसका जो है मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर नॉट अवेलेबल है इसके लिए, ठीक है, अकाउंट ऐड नहीं है इसका। तो इस केस में क्या करेंगे हम, फिर अब दूसरे वाले ऑप्शन पे जाएंगे, रजिस्टर्ड एंड इनरोल इंश्योरेंस इंश्योर्ड पर्सन, उस वाले ऑप्शन पे हम जाएंगे। इसमें लिखा भी है एम्प्लॉयर कैन इंसर्ट द मोबाइल अकाउंट नंबर ऑफ द IP बाई सेलेक्टिंग यस ऑप्शन फॉर IP एड्रेस, ठीक है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर ओब्लिक इनरोल न्यू एम्प्लॉय, हम इस पे जो है फिर जाएंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तभी जो है हम उसमें इस एम्प्लॉय का जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसने जो है अपने ESI पहले बनवा रखा है, लेकिन उसमें बैंक अकाउंट इसका जो है ऐड नहीं है और मोबाइल नंबर भी इसका नहीं लगा हुआ है। अब जो है हम इसके दूसरे वाले ऑप्शन पे जाएंगे, रजिस्टर ओब्लिक इनरोल न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन में हम जाके जो है अब उसको ऐड करेंगे दोबारा से, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर वाले में तो ऐड नहीं हुआ क्योंकि उसका बैंक और मोबाइल नंबर नहीं लगा है। तो दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डू यू वांट टू रजिस्टर विद आधार नंबर, तो यस करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है, हमेशा यस ही करना है इसमें। तो यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये यस हो गया है तो फिर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। फिर ये डिटेल मांगेगा, आधार सीडिंग, एंटर आधार या BID नंबर डालना है आपको, व्यू पे क्लिक करना है, व्यू टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है, और जनरेट OTP पे क्लिक जो हमें क्लिक करना है। तो हम अपनी डिटेल जो है इसमें डाल देते हैं, अपनी कोई भी डिटेल किसी के भी साथ, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, OTP, किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये डिटेल डाल के व्यू पे क्लिक करके और गेट OTP पे हम क्लिक कर देंगे। तो OTP हमारा जा चुका है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP गया होगा। OTP डालने के बाद जो है हमें वैलिडेट करना है, ठीक है। OTP डालने के बाद जो है वैलिडेट करेंगे इसको, हम अपना OTP डाल देंगे। OTP डालने के बाद वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा इसमें समय लगता है। SIC की साइट इसी तरीके से चलती है। दूसरा पेज आ जाएगा साइट का। अब यहाँ पे इज द एम्प्लॉयर अलॉटेड ESI, यस करेंगे, उसका इंश्योरेंस ESIC नंबर डालेंगे और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डालेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगी वही उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन ESIC में होगी। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज सेम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो जो भी आप डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डालोगे वही डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसकी मानी जाएगी। जब भी एम्प्लॉई इसमें रजिस्ट्रेशन करता है, तो जब भी एम्प्लॉई आपके यहाँ काम पे लगा है, जिस दिन भी उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हुई है, तो उसके 10 दिन के अंदर आपको जो ESIC में उसका रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। तो ये कुछ अंडरटेकिंग है, उसको ये पढ़ने के लिए जो लिखा हुआ है ये आप पढ़ के और इस पर आई एग्री पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। आप इसमें देख भी सकते हैं SRO after due verification of relevant record until the another date of registration shall be deemed as the date of appointment, वो लिख भी रहे हैं, ठीक है। Please submit the relevant record document to the designated SRO within 15 days in the prescribed format, ठीक है। ये सब डिटेल पढ़ के फिर उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप डाल दोगे। तो हमने डिटेल फिल कर दी, फिर उस पर क्लिक कर देंगे। अब ये उसकी डिटेल आ गई है, जो उसने पीछे दूसरी कंपनी में काम किया है पिछली, प्रीवियस एम्प्लॉय राइट साइड में आ जाएगा, और जो करंट में हमें ऐड करनी है वो ऐड हो गई है, वो हमारी कंपनी में उसका डिटेल पूरी आ जाएगी, कब से डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और क्या है। हमने जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो डाली है उसकी 5/7/2023 डाली है, लेकिन वो लेगा नहीं, फिर भी मैंने डाल दी है
क्योंकि वो 10 दिन से ज़्यादा हो चुका है। तो वो जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आएगी या तो 5/8 आएगी या कुछ आएगी, ठीक है। क्योंकि ESIC में 10 दिन का टाइम होता है, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था हमको किसी रीज़न से, उसका बैंक अकाउंट नहीं खुला था लेबर का, तो इस वजह से लेट हो गया था। तो आप इसको अपडेट कर दोगे तो पूरी डिटेल जो है आपके अंदर वहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। IP डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आपके यहाँ जो है ESI में उस एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है। अब आप उसको अपनी साइट पे सर्च भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। इस तरीके से जो है आप जो पुराना एम्प्लॉय है, कहीं काम किया हुआ है किसी भी कंपनी में, आपके यहाँ काम करने के लिए आता है, आप उसमें अपने ESIC में उसका ESIC नंबर रजिस्टर्ड करते हैं, तो पुराने ESIC नंबर से ही उसको रजिस्टर्ड करिए। अगर उसका पहले बना हुआ है, नहीं बना हुआ है तो आप न्यू वाले प्रोसेस पे आप जा सकते हैं, ठीक है। उसका फिर तो न्यू ही बनाना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से जो है हम ESIC में एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप उसको चेक करना चाहें कि उसका नाम है, तो E-पहचान वाले पे आप उसको कर दोगे। यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हो या उसका नंबर भी डाल के आप सर्च कर सकते हो। जैसे हम अपने एम्प्लॉय का नाम डाल के इसमें जो है सर्च कर देते हैं, तो इसमें देखो नाम आ गया है हमारे एम्प्लॉय का और उसकी डिटेल आ गई है। तो इसका मतलब हमारे एम्प्लॉयर लॉगिन में वो रजिस्टर्ड हो गया हमारे प्रोफाइल के साथ। अब उसका हम नेक्स्ट मंथ से जो है ESIC जमा कर सकते हैं, ठीक है। अब उसकी डिटेल भी अगर आपको पूरी देखनी तो आप उस पर क्लिक करके यहाँ पे उसकी पर्सनल डिटेल अगर कुछ आप वो एडिट करना चाहते हो, जो पहली कंपनी ने भर रखी है तो वो पहले से ही ऐड है। अगर उसका आधार पैन कोई डिटेल आप इसमें लगाना चाहते हो तो वो, लेकिन देखो यहाँ पे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 5/8 आई है, क्योंकि 10 दिन के अंदर या भीतर ही आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप वो डेट ले पाएगा, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट मंथ की ही डेट आपको देगा ऐसे। तो इस तरीके से अगर आप इसमें कुछ डिटेल अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। यहाँ पे आधार वगैरह डिटेल जो है आप इसमें कर सकते हो। अब इसको जो है हम अपना क्लोज कर देंगे। अब इधर से राइट साइड से जाते हैं उसकी बैंक डिटेल, क्योंकि इसकी बैंक डिटेल ऐड नहीं थी तो पहले हम बैंक डिटेल ऐड करेंगे। उसका नाम आ गया एम्प्लॉय का, उसका IFSC कोड डालना है हमें, ठीक है। तो IFSC कोड डाल देते हैं हम और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद ये डिटेल आ गई है, कहाँ का बैंक है, कौन सी ब्रांच है, ब्रांच नेम भी आ जाएगा, बैंक नेम भी। अब उसका माइक्रो कोड और अकाउंट नंबर जो डिटेल है और उसकी जो पासबुक या चेक जो भी उसकी कॉपी हो वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। तो हम अकाउंट नंबर डाल देते हैं उसका, अपने एम्प्लॉय का। और अगर आपको कहीं माइक्रो कोड नहीं मिलता है तो आप ये जो उसका वो होता है उसका अकाउंट टाइप आप सेलेक्ट कर दो। अगर माइक्रो कोड नहीं मिलता है तो आप IFSC कोड को गूगल पे डालिए, उसके ज़रिए जो है आपको उसका जो है माइक्रो कोड जो है बैंक का वो मिल जाएगा। तो हम जो है उसका जो IFSC नंबर है उसको जो है हम कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं गूगल पे उसका माइक्रो कोड क्या है। बड़ी आसानी से जो है IFSC के जरिए माइक्रो कोड जो है मिल जाता है, माइक्रो कोड, ठीक है। MICR जो कोड होता है बड़ी आसानी से मिल जाता है। आप इसको सर्च कर दो, माइक्रो लिख दो, उसके ज़रिए जो आप थोड़ा नीचे जाओगे, पहले वाले पे नहीं आएगा, फिर नीचे आ जाएगा, किसी न किसी में ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे लिखा है ना माइक्रो कोड, माइक्रो कोड कहते हैं लेकिन इसका MICR कोड होता है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लें और यहाँ से उठा के जो है आप वहाँ पर पेस्ट करते हैं और माइक्रो कोड में इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे उसकी पासबुक या जो भी चेक बुक उसके पास हो, जो भी बैंक की डिटेल हो जिसमें बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड ये डिटेल लिखी हो तो वो आपको इसमें यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेंगी। तो हम इसका नाम जो है चेंज कर देते हैं, बैंक डिटेल्स, ठीक है। दीपक जो भी एम्प्लॉय का नाम है आप नाम लिख दो उसमें। और फिर जो है हम जो है अपने उसमें जो है उसकी बैंक की जो डिटेल है वो उसको अपलोड कर देंगे इसमें। और उसके बाद जो है हम अपलोड बटन पे जो है क्लिक कर देंगे तो वो अपलोड हो गई है। उसके बाद जो है हम इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट बटन पे जो है हम इसको क्लिक कर देंगे।
बैंक डिटेल एडिट सक्सेसफुली। तो इस तरीके से जो है अब हमारा जो पूरा एम्प्लॉई है, ये जो एम्प्लॉई है पूरी तरीके से रजिस्टर्ड हो गया और उसकी सब डिटेल भी इसमें हमने फिल कर दी है। अब अगर आप इसमें डिस्पेंसरी चेंज करना चाहते हो, उसकी कोई फैमिली डिटेल इसमें ऐड करना चाहते हो, तो वो आप इसमें एड्रेस कुछ चेंज करना चाहते हो, नॉमिनी डिटेल कुछ चेंज करना चाहते हो, तो वो आप इसमें कर सकते हो। वो ऑप्शन आपके पास होता है, आपके पास सारे राइट होते हैं। बट जो मेन डिटेल है उसकी डेट ऑफ बर्थ आप एकदम से नहीं चेंज कर सकते हो, या और जो चीज़ें होती हैं जो आधार के बेस से ली होती हैं वो आप उनको एकदम एडिट नहीं कर सकते हो। बाकी डिटेल, एड्रेस, नॉमिनी, डिस्पेंसरी, पर्सनल डिटेल इस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है हम अपना कोई भी एम्प्लॉय की जो रजिस्ट्रेशन है, एम्प्लॉय का जो रजिस्ट्रेशन है वो ESIC में बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आपकी अगर कोई क्वायरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी डिटेल इसकी चेंज करनी है तो वो बड़ी आसानी से हो जाती है। जो इस वाइट कलर के ऑप्शन दे रखे हैं पर्सनल, फैमिली डिटेल, इनमें जाके क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आइए चलिए चलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।